आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ख़ास है आपके लिए, क्योंकि एक ही जगह पर आपको ईरान के मौजूदा हालात से जुड़ी हुई कम से कम 15 से 20 खबरें मिलने जा रही हैं। पहली खबर सुन लीजिए। ईरान का निज़ाम न गिर रहा है, न सरकार डगमगा रही है, बल्कि पिछले 3 दिनों में तस्वीर उल्टी हो गई है। खबर यह है कि ईरानी निज़ाम पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभर रहा है, और ये बात कोई ईरानी खुद नहीं कह रहा, बल्कि ये बात यूरोप के एक सीनियर ऑफिशियल ने रॉयटर्स से कही है, और उसी खबर को इसराइल का अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल छाप रहा है। वो ऑफिशियल इतना सीनियर है कि अखबारों को उसकी बात छापनी पड़ रही है। 14 जनवरी की शाम आई इस खबर को देख लीजिए। हेडलाइन देखिए। खबर साफ कहती है कि ईरान में जो क्रैकडाउन हुआ, प्रोटेस्टर्स पर जो सख्ती की गई ईरानी निज़ाम की तरफ से, उसके बाद हालात काफ़ी हद तक काबू में आ गए हैं, यानी कि डंडे का जोर काम कर गया, लेकिन लोग मारे भी गए। रिपोर्ट कहती है कि सिक्योरिटी अपरेटस पूरी तरह कंट्रोल में है और सरकार के फौरन गिरने या तख्ता पलट जैसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। यानी जिन प्रोटेस्ट को ढाल बनाकर ईरान में निज़ाम बदलने, सरकार पलटने और तख्ता पलट के ख्वाब देखे जा रहे थे, वो ख्वाब अब दम तोड़ते दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब अमेरिका क्या करेगा। थंबनेल की दूसरी लाइन। मतलब अब यह साफ हो चुका है कि सड़कों पर हो रहे प्रोटेस्ट के सहारे ईरान को अंदर से तोड़ा नहीं जा सका। प्रोटेस्टर्स ठंडे पड़ चुके हैं या पड़ रहे हैं। हालात पहले से ज्यादा टाइट हो गए हैं, और इसी वजह से अब अगर किसी को ईरान में बदलाव चाहिए तो रास्ता सिर्फ एक बचता है, सीधे ताकत का इस्तेमाल, यानी बम मिसाइलें दागकर एक जंग की शुरुआत। तभी आप ईरानी निज़ाम को गिरा सकते हैं, वरना नहीं। अमेरिका और इसराइल के खेमों में हलचल है, और कतर में अमेरिकी फौजियों को अल उदैद बेस से हटाना इसकी निशानी है कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर अब ताकत का इस्तेमाल ही करेगा, क्योंकि ईरानी आवाम के गुस्से की लौ अब मद्धम पड़ रही है। यानी ईरान के दोनों बड़े दुश्मन किसी भी जंग से पहले का पहला राउंड तो हार ही चुके हैं। क्या वो आवाम के सहारे तो तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी ये मैसेज दे चुका है कि वो किसी भी ऐसे हमले के लिए पूरी तरह तैयार है, और जवाब तबाही लाने वाला होगा। यानी खेल अब सड़कों से निकलकर आसमान की तरफ जाता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इसराइल वाकई उस स्टेज तक जाएंगे जहां बात सिर्फ बयान नहीं बल्कि स्ट्राइक की होगी, या फिर ये सारी तैयारी आखिरकार एक और बड़ी टक्कर की तरफ इशारा है क्या? चलिए हम और आप इंतजार करते हैं इन सवालों के जवाब का, देखते हैं कि क्या होगा। अब ईरान के हालात से जुड़ी बड़ी और मिक्स्ड अपडेट सुन लीजिए। ये कई बड़ी खबरों का एक छोटा सा रिसाला है, ये बहुत अहम हिस्सा है। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक बयानबाजी तेज है, और लहजा हर घंटे सख्त होता जा रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का साफ कहना है कि इसराइल हमेशा से अमेरिका को अपनी तरफ से जंग लड़वाने की कोशिश करता रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना चाहिए कि खून खराबा रोकना है तो किस दरवाजे पर दस्तक देनी है। अरागची ये भी कह रहे हैं कि अब जब ईरान की सड़कों पर खून बह रहा है, तब इसराइल खुलेआम दावा कर रहा है कि उसने प्रोटेस्ट करने वालों को जंग के हथियार दिए, और यही सैकड़ों मौतों की वजह बना। तो फिर इन तमाम मौतों का गुनहगार तो इसराइल हुआ। इधर हालात ये हैं कि ईरान में 5 दिन से ज्यादा वक्त से इंटरनेट कटा हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल कॉल्स कभी कभी बहाल हो रही हैं। इसी बीच फ्रांस कह रहा है कि यूटेलसैट सैटेलाइट टर्मिनल्स भेजने के ऑप्शन पर हम गौर कर रहे हैं, ताकि ईरान में इंटरनेट सर्विस किसी तरह चालू हो सके और अंदर के हाल बाहर आ सके। एक और अपडेट यह है कि ईरान में मौतों के आंकड़े भी उलझे हुए हैं। ईरानी स्टेट मीडिया 2 हफ्तों की बदअमनी में 100 से ज्यादा ईरानी सिक्योरिटी पर्सनल के मारे जाने की बात कर रही है। यानी 100 अफसर ईरान की फौज के भी या IRGC के मारे गए कहा जा रहा है। जबकि अपोजिशन एक्टिविस्ट का दावा है कि मरने वालों में हजारों प्रोटेस्टर्स शामिल हैं, 2 या 2,500। दूसरी तरफ इसराइल फ्रांस पर एक अलग तरह का प्रेशर बना रहा है। इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर है गिदियन सार। इसने मांग की है कि यूरोपीय यूनियन में ईरान की IRGC को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए। ये उसने फ्रांस से मांग की है कि यह समझाइए यूरोप में। इसी बीच ईरान के अंदर से भी बेहद सख्त मैसेज आ रहा है। अमेरिका के अटैक की सूरत में ईरान हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का बयान साफ है कि अगर हमला हुआ तो रीजन को आग में झोंक दिया जाएगा।
ये धमकी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है दोस्तों, उसके रीजनल अलाइज के लिए भी है, जो उसके रीजन में, इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में उसके दोस्त हैं, अरब ममालिक, बाकी लोग। दोस्तों एक और अहम अपडेट सुन लीजिए, रूस ने भी अपनी लाइन खींच दी है। रूस साफ कह रहा है कि अमेरिकी धमकियों और टैरिफ्स के बावजूद वो ईरान के साथ ट्रेड यानी व्यापार और बायलैटरल समझौते जारी रखेगा और कोई भी बाहरी ताकत रूस और ईरान के रिश्तों की फितरत नहीं बदल सकती। ये सीधा पैगाम अमेरिका के लिए कि तुम हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, 7 जन्म के लिए। उधर यूएन के स्पेशल रिपोर्टर ने ईरान में प्रोटेस्ट के जवाब में मौत की सज़ा की धमकियों को इंटरनेशनल कानून के खिलाफ बताया है। और इस सब के बीच एक और अहम बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच बैक चैनल बातचीत भी टूट चुकी है। जो अब तक बातचीत चल भी रही थी वो ख़त्म हो गई, ये पूरा सिलसिला टूट गया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सस्पेंड कर दिया गया है, यानी अब कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं हो रहे हैं। अब या तो कोई और बात करे या फिर जंग हो। उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे का कहना है कि किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा और खून के आखिरी कतरे तक ईरान के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। दोस्तों कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, बातचीत के दरवाजे बंद हैं, धमकियों के माइक्रोफोन खुले हैं। अब सवाल यह है कि ये टकराव सिर्फ बयानों तक ही रुकेगा या फिर एक चिंगारी पूरे रीजन को आग में झोंक देगी। ये अपडेट्स खत्म होती हैं, अब कुछ खबरें दो। अगली खबर यह है दोस्तों कि कतर ने अब ऑफिशियली मान लिया है कि अल उदीद एयरबेस पर हलचल बढ़ चुकी है। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का कहना है कि रीजन में बढ़ती टेंशन को देखते हुए अमेरिकी फौज के कंट्रोल वाले अल उदीद एयरबेस पर एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिनमें कुछ आर्मी पर्सनल्स को बाहर निकाला जाना भी शामिल है। कतर साफ कह रहा है कि ये कदम अपने सिटीजन्स और रेजिडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए हैं, साथ ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को महफूज करने के लिए भी हैं। यानी मैसेज ये है कि हालात नॉर्मल नहीं हैं और रिस्क को हल्के में नहीं लिया जा रहा। दिलचस्प बात यह है कि कतर ये भी कह रहा है कि आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स के जरिए बताया जाएगा। मतलब बैकडोर मूवमेंट चल रही है, लेकिन जुबान संभल कर बोली जा रही है। अब सवाल सीधा है दोस्तों, अगर सब कुछ रूटीन होता तो इतनी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ती? अल उदीद जैसे बेस से अमेरिकी फौजियों और अफसरों का बाहर निकलना सिर्फ एहतियात नहीं, आने वाले किसी बड़े सीन का इशारा भी हो सकता है। क्या ये सिर्फ प्रेशर मैनेजमेंट है या फिर वाकई रीजन एक और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये ईरान पर हमले से पहले का प्लॉट है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कह सकते सिवाय अंदाजे लगाने के। अब एक और खबर, बल्कि अपडेट। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसराइल का सरकारी जहाज विंग ऑफ जियोन अचानक उड़ गया और उसके बाद पूरे रीजन में अटकलें तेज हो गई कि नेतन्याहू भाग गया। अब इसी पर द टाइम्स ऑफ इसराइल ने कंफर्म किया है कि वही जहाज वापस इसराइल लैंड कर चुका है, यानी जहाज तो गया था, ये कंफर्म हो गया। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट्स बता रही हैं कि जहाज ग्रीस के एक जजीरे क्रीट तक गया था और फिर लौट आया। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं का वहीं है, क्या इस जहाज में बेंजामिन नेतन्याहू खुद मौजूद था? अगर था तो क्या वो भी वापस लौट आया है? और अगर वो इस जहाज में गया ही नहीं था तो फिर ये जहाज अचानक उड़कर क्रीट गया क्यों था? दरअसल दोस्तों, जैसे ये जहाज उड़ा उसी वक्त ये चर्चा शुरू हो गई कि शायद अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर किसी मिलिट्री एक्शन की तैयारी में। और ऐसा पहले भी देखा जा चुका है कि जब ईरान से टकराव का माहौल बनता है तो इसराइली पीएम का सरकारी जहाज विंग ऑफ जियोन वो इसराइल से बाहर निकाल लिया जाता है ताकि वो या पीएम ईरानी मिसाइलों की जद में ना आए। जहाज और पीएम ऑफ इसराइल ईरान की मिसाइलों के हमलों की जद में ना आए। इसी बेस पर, इसी बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि अगर ईरान जवाबी हमला करता है और मिसाइलें इसराइल पर बरसती हैं तो नेतन्याहू को महफूज रखने के लिए उसे पहले ही बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अब कुछ अननेम्ड, अनाम ऑफिशियल्स का दावा है कि इस उड़ान का ईरान से कोई लेना देना नहीं था और यह सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। लेकिन सवाल यह है कि जब माहौल इतना गर्म है कि कभी भी मिसाइलें आ सकती हैं, कतर के बेस खाली कराए जा रहे हैं, वार्निंग्स जारी हो रही हैं, तो फिर ऐसे में रूटीन मिशन पर इतना शोर क्यों मच रहा है और मिशन हुआ ही क्यों? तो कहानी अभी अधूरी है बॉस। जहाज गया फिर वापस आ गया, लेकिन जवाब किसी के पास साफ नहीं है।
یہ احتیاط تھا، ایک ڈرل تھی، یا کسی بڑے ایکشن سے پہلے کی ہلچل؟ اس کا جواب آنے والے کچھ گھنٹے ہی دیں گے۔ سوال بس اتنا ہے کہ کیا یہ سب صرف اتفاق ہے یا پھر طوفان سے پہلے کی خاموشی؟ کچھ سوالوں کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔